आज हमारा टॉपिक भूकंप। तो देखिए, इसीलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पहले पढ़ी। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी। तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो अब समझ में आएगा कि भूकंप किन जगहों पर क्यों आते हैं। और वॉल्केनो जब इसके बाद पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर वॉल्केनिक एक्टिविटी इन्हीं जगहों पर क्यों होती है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक में हमने पढ़ लिया। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर हैं, अर्थक्वेक भी आते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है जहां पर ना डाइवर्जन मार्जिन है ना कन्वर्जेंस का है। तो फिर उसका रीजन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक। तो देखिए क्या होता है कि अर्थ, ये आपकी अर्थ है, और जब कभी अर्थ के अंदर से जो इंडोजेनेटिक फोर्स होता है, देखिए एक है कि किसी चीज पे आप बाहर से प्रेशर लगाएं, ठीक है, यानी आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दें और पूरी धरती हिलने लगे, तो वो हो जाएगा आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी बहिर्जनित बल। लेकिन जब अर्थ के अंदर का जो बल होता है जिसको बोलेंगे अंतर्जनित, इंडोजेनेटिक, जो खुद पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हो रहा है, इंडोजेनेटिक। तो अंतर्जनित बल की वजह से जब अचानक ही आपका जो है अर्थ में जो क्रस्ट है उसमें मूवमेंट होता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्रस्ट में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, यानी कंपन, तो उसे ही भूकंप कहते हैं। लेकिन ये इंडोजेनेटिक फोर्स स्पेशली, ठीक है। लेकिन आजकल तो न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, माइंस कोलैप्स कर जाती हैं, जो खनन वगैरह जो खान वगैरह है वो भी कोलैप्स कर जाती है, उसकी वजह से भी आता है, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन मेनली जो आपके भूकंप होते हैं वो पृथ्वी के अंदर जो उसका इंडोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। और आपका हमने बताया था दुर्बल मंडल जो एस्थेनोस्फीयर है, वहां पर लगातार जो है आपका मैग्मा चलता रहता है। इन सब चीजों की वजह से जब आपके इस इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से आपके अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट होने लगता है और वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, वो है आपका भूकंप। ठीक है, वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस है और पहले से होता आ रहा है, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इनकी इंटेंसिटी और नंबर दोनों ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और उसके पीछे है ह्यूमन, मानव। आज हम लोग बड़े बड़े रिजर्वायर बना रहे हैं, जलाशय बना रहे हैं, आज हम लोग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, आज जो माइंस हैं, जो खान है, चाहे कोयले की खान हो चाहे किसी की, वो कोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है। आज हम लोग ड्रिल करते हैं, आज हम लोग माउंटेन्स पे जो है रोड बनाने के लिए वहां पर ड्रिल करते हैं, तो उसकी वजह से भी तो वाइब्रेशंस होते हैं। तो आज इसी वजह से देख रहे हैं कि नंबर जो है वो भी आपके अर्थक्वेक के बढ़ चुके हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है, जो इंटेंसिटी है, वो भी बढ़ी हुई मिलती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाएगा तो यही बताना है आपको कि जो आपका भूकंप है वो एक प्राकृतिक क्रिया है, प्राकृतिक है, नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह जो बाढ़ आती है ना, उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लड है, ड्रॉट है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इनकी इंटेंसिटी और इनका नंबर जो है और इनका इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, वो है एंथ्रोपोजेनिक, जो आजकल एक्टिविटीज चल रही है उसकी वजह से। तो प्राकृतिक क्रिया है ये, नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। और हमने बताया था कि अर्थ में आपका ऊपर क्रस्ट होता है, फिर ये मेंटल होता है और फिर ये कोर होता है, ठीक है। ये आपका क्रस्ट है, फिर मेंटल और कोर, ठीक है। अर्थ का क्रस्ट, तो क्रस्ट की डेप्थ कहाँ तक हमने बताई थी, कौन बताएगा? 35 किलोमीटर। 35। और मेंटल
2900। ठीक है। मेंटल में हमने मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी बनाई थी, असंबद्धता बनाई थी, कितने किलोमीटर में बनाई थी, उसका नाम क्या था? 700 और 80। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जो आपका अर्थक्वेक है वो इतनी गहराई तक से आ सकता है। सोच लीजिए 700 से 750 किलोमीटर तक गहराई में वो उत्पन्न हो सकता है, और जहां पर ये उत्पन्न होगा उसको बोला जाता है फोकस। हम पहले ही बता चुके हैं, उद्गम केंद्र। इस पे प्रश्न बहुत आ चुका है। तो जहां पर ये उत्पन्न होगा 700 किलोमीटर की डेप्थ तक ये जाता है। सोच लीजिए ऊपर से शुरू होता है बिल्कुल पास से, और इसकी डेप्थ कहां तक पहुंच जाती है? 700, कभी 750, लेकिन उसके नीचे नहीं जाता है। तो इसका उद्गम क्षेत्र, इसको उद्गम केंद्र कहते हैं, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है। इसको फोकस या हाइपोसेंटर भी कहते हैं, हाइपोसेंटर, फोकस या हाइपोसेंटर। और अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट, ये सबसे बिल्कुल जो मिनिमम डिस्टेंस पे वो पार्ट जहां पर अर्थक्वेक सबसे पहले मेजर किया जाता है, वहीं पे मशीन लगी होती है, सिस्मिक आपका सिस्मोमीटर। ठीक है, तो वहां जहां पर सबसे पहले मेजरमेंट होता है, यानी आपकी प्राइमरी वेव्स या सेकेंडरी वेव्स जो भी है, सबसे पहले कौन सी पहुंचेगी? हमने बताया था प्राइमरी वेव्स। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर अर्थ क्रस्ट पर उसका मेजरमेंट होता है उसको बोला जाता है इपीसेंटर, अधिकेंद्र। तो इस पे हमने बताया कि कई बार प्री में प्रश्न आता है कि इपीसेंटर क्या है और फोकस क्या है। तो जहां पर उत्पन्न होता है, जहां पर ओरिजिन होती है अर्थ की, उसको बोला जाता है फोकस या हाइपोसेंटर, उसी को उद्गम केंद्र। तो होता क्या है, अगर उद्गम केंद्र लिखा हो तब तो हिंदी में समझ में आ जाएगा, वो फोकस लिख देंगे, और जब फोकस लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तब आपको इसीलिए याद रखना है कि इपीसेंटर और फोकस में डिफरेंस यही है। फोकस वहां है, वो पार्ट जहां पर आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और उसके बाद जहां सबसे पहले पहुंचती हैं पी वेव्स आपकी, वो कहलाता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ठीक है, इतना हमने आपको बता दे दिया है, पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और आपकी कौन सी वेव रहती है? वो रहती है आपकी सरफेस वेव। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इसमें उत्पन्न होती है। अब देखिए, तो इसकी गहराई के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ठीक है, यानी कि फोकस का पॉइंट कहाँ पे है, उद्गम केंद्र कहाँ है, उसके आधार पर जो है फोकस को भी तीन उसमें बांटा गया है। ठीक है, और उसी के आधार पर जो है आपका भूकंप को भी तीन प्रकार का बोल सकते हैं फोकस के आधार पर। ठीक है, एक तो आपका फोकस के आधार पर है, डेप्थ के आधार पर। पहला कहलाता है शैलो फोकस अर्थक्वेक। शैलो फोकस, अब यहीं पे बता देते हैं ऊपर। मान लीजिए जो आपका फोकस है, कलर चेंज करते हैं, ग्रीन। फोकस की डेप्थ अगर 0 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर में है, ठीक है, यानी जो फोकस है उसकी डेप्थ, उसकी गहराई क्या है, 0 से 50 किलोमीटर के अंदर है, तब इसको बोला जाता है शैलो फोकस अर्थक्वेक। शैलो फोकस अर्थक्वेक, छिछले उत्पत्ति केंद्र वाला के भूकंप, छिछली या छिछले उत्पत्ति केंद्र वाला भूकंप। यानी कि अगर जो ओरिजिन है वो आपका 0 से 50, तो 0 तो बिल्कुल ऊपर ही हो जाएगा, तो वहां चांस कम है। 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर में आपको क्या मिलेगा, क्रस्ट रहेगा या मेंटल आ जाएगा आपका? मेंटल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो नियर अबाउट कभी कभार 10 किलोमीटर की डेप्थ पर भी होता है। ठीक है, तो तो अगर ये आपका जो फोकस का पॉइंट है इसकी गहराई 50 किलोमीटर तक है गहरा,
तब इसको बोला जाएगा शैलो फोकस अर्थक्वेक, छिछले उत्पत्ति या उद्गम केंद्र वाला भूकंप। और अगर ये 50 से 250 के बीच में, तो कलर चेंज करते हैं, ये मान लीजिए 250, तो 250 में हमें क्या मिल जाएगा, याद आ रहा है? 250 हमारी कहे की बाउंड्री लाइन है, हमने बताया था। एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर की बाउंड्री लाइन तक अगर ये पहुंचता है और इसकी डेप्थ रहती है, तो इसको बोला जाता है मध्य उद्गम केंद्र वाला, यानी इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, यानी मध्य उद्गम केंद्र या उत्पत्ति केंद्र वाला भूकंप। यानी कि अगर जो फोकस है वो आपका 50 के बाद 250 के बीच में है कहीं पर, तब इसको बोला जाएगा। तो इस पे कभी फोकस को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है कि फोकस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें डेप्थ सामने दी होगी। तो उसमें अगर शैलो फोकस दिया हुआ है तो समझ जाइए 0 से 50, अगर वहां पर इंटरमीडिएट फोकस दिया हुआ है तो समझ जाइए 50 से 250 की डेप्थ में अगर फोकस है। उद्गम केंद्र की बात करेंगे कि उद्गम केंद्र कितने प्रकार के होते हैं, और इधर उद्गम केंद्र लिखे होंगे और इधर की तरफ उनकी गहराई लिखी होगी, तो मैचिंग के लिए भी आ जाता है। ठीक है। तीसरा है कि अगर इनकी डेप्थ ये पहुंच जाते हैं 700 किलोमीटर, 250 से लेकर फिर 250 किलोमीटर की गहराई से लेकर अगर 700 किलोमीटर की गहराई तक में इसका फोकस है, ठीक है, यानी आपका रेपेती तक पहुंच गया, जहां पर डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ऊपरी प्रवार और निचले प्रवार के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, वहां तक अगर इसका केंद्र पहुंच गया है, तब ये कहलाता है डीप फोकस, डीप फोकस अर्थक्वेक, यानी गहरे उत्पत्ति केंद्र वाला भूकंप। तो ये डिवीजन सिर्फ किस आधार पे किया गया कि उसका जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम केंद्र है, यानी जो आपका फोकस पॉइंट है, उसकी डेप्थ क्या है, उसके आधार पर ये आपका जो है एक टाइप्स बनाया गया है। उसके अलावा क्या होता है कि जो आपका अर्थक्वेक होता है उसमें हम दो चीजों को मेजरमेंट करते हैं। अर्थक्वेक में एक चीज देखी जाती है, उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण, मैग्नीट्यूड। और दूसरा देखा जाता है उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। तो यहां पर मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड, उसके बारे में, उसको अगर हम नापते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो ये है आपका रिलीज्ड एनर्जी। उन्मुक्त ऊर्जा, और इसका मतलब होता है कि अगर तीव्रता नापी जा रही है यानी उसका प्रभाव कितना वो डैमेज कर रहा है, उसका प्रभाव क्या है, तो यहां पर इफेक्ट मेजरमेंट किया जाता है, इफेक्ट। तो आपके भूकंप में दो चीजें नापी जाती हैं, एक उसका परिमाण मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी तीव्रता इंटेंसिटी। परिमाण का मतलब है कि भूकंप के द्वारा कितनी ऊर्जा निकाली गई, और ऊर्जा को यहाँ पर कई चीजों में मापा जाता है, उसको जो है जूल में भी देखा जाता है, या उसका कंपैरिजन किया जाता है किलोवाट। आपका कोई एक्सप्लोजन है जैसे टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन,
तो कितने किलो टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकली, तो वहां पर किलोवाट के उसमें में लिख दिया जाता है, ठीक है, किलोटन लिख दिया जाता है कि इतने किलोटन टीएनटी को अगर एक्सप्लोड किया जाए, जो कि एक विस्फोटक है, तो फिर इतनी एनर्जी निकलेगी, या फिर अर्ग में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो एनर्जी जो है रिलीज होती है, उसको जब मापा जाता है तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड या परिमाण, और उसका जब इफेक्ट देखा जाता है तो उसी को इंटेंसिटी कहा जाता है। तो हम लोग बहुत सारी गलत चीजें जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज इंटेंसिटी की अगर बात करें, मान लीजिए किसी एक कोई भूकंप आया, और भूकंप से जो एनर्जी निकली वो 10 टू द पावर 7 जूल निकली, मान लीजिए इतनी एनर्जी निकली, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण कि इतनी एनर्जी निकली। लेकिन देखिए अर्थ में डिपेंड करता है कि ये फोकस कहां पे। मान लीजिए फोकस 50 किलोमीटर पे था और एनर्जी इतनी ही रिलीज हुई, 50 किलोमीटर पे 10 टू द पावर 7 जूल, या अर्ग, या किलोटन टीएनटी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सबका अलग अलग कंपैरिजन किया जाता है। तो इसका, और एक आया 250 पे, एक भूकंप आया 250 किलोमीटर पे, 250 किलोमीटर की गहराई पे, और उससे भी एनर्जी निकल रही है 10 टू द पावर 7 जूल, या फिर अर्ग, या फिर किलोटन। तो आप बताइए कि इसमें इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा? 50 वाला। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका फोकस कहाँ पे है। अगर वो ज्यादा गहराई पे है तो इसका इफेक्ट, जो 250 वाला है, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, तीव्रता कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम, ये कम तीव्रता है इसकी। और जो कम गहराई पे है और उतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इस पर भी प्री में प्रश्न बन जाते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण का भूकंप है, क्या उसकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है? तो हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि उसका फोकस कहाँ पे है। और हम लोग क्या होता है कि अभी आगे पढ़ेंगे कि इसका मेजरमेंट रेक्टर स्केल और मर्केली 2 पे किया जाता है, और हम लोग कहाँ पर हिंदी मीडियम में कहाँ पर चीजें गलत हो जाती हैं। तो देखिए दोनों से एनर्जी यानी मैग्नीट्यूड सेम है दोनों भूकंप का, और इससे जो एनर्जी निकल रही है वो 10 टू द पावर 7 जूल निकल रही है, और इससे भी 10 टू द पावर 7 जूल निकल रही है। लेकिन जिसकी गहराई ज्यादा है उसका इफेक्ट कम होगा, उसकी इंटेंसिटी को कम बोला जाएगा। बोला जाएगा कि भूकंप का मैग्नीट्यूड इतना था, उसकी डेप्थ इतनी थी, और उसकी इंटेंसिटी इतनी रही। और वहीं पर आपका 50 किलोमीटर की डेप्थ पे अगर भूकंप आया, उसका उद्गम केंद्र सिर्फ 50 किलोमीटर की गहराई पे है, और सेम एनर्जी अगर निकली, तो वो इफेक्ट ज्यादा करेगी, उससे डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब यही है कि सेम मैग्नीट्यूड बट इंटेंसिटी डिफर, और वो भी किस आधार पर? डेप्थ कि फोकस पॉइंट कहां पे, यानी परिमाण समान हो सकता है, समान परिमाण का भूकंप, परिणाम नहीं परिमाण, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, और उसकी तीव्रता अलग अलग भी हो सकती है, और इस पे प्रश्न आ चुका है, ये याद रखिएगा। परिमाण अलग चीज है और इंटेंसिटी अलग चीज है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड का मतलब है रिलीज्ड एनर्जी, द क्वांटिटी ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, यानी उन्मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा। और वहीं पर जो आपका इंटेंसिटी या तीव्रता होती है वो होता है इफेक्ट,
क्या कितना प्रभाव डाल रहा है। तो ज्यादा गहराई पे है तो ऊपर तक पहुंचते पहुंचते उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वो कम प्रभाव डालता है। और कम गहराई पर उतनी ही एनर्जी निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लीजिए, फिर से हम बता देते हैं। आ गया सर। बाकी बच्चों आ गया? चलिए, तो देखिए अब हमने बात करी कि दो चीजें देखी जाती हैं, एक आपका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और दूसरा होता है उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तो देखिए मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो हम लोग पैमाना यूज करते हैं, जो स्केल यूज करते हैं, वही हमारा रिक्टर स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्टर स्केल, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और जिसका नाम हमेशा लिया जाता है वो आपका है रिक्टर स्केल। हिंदी में ऐसे लिखते हैं, रिक्टर पैमाना। और जो इंटेंसिटी के लिए यूज किया जाता है, दोनों ही साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया, मर्केली। मर्केली हिंदी में मार्केली भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, मार्केली पैमाना। तो इस पे भी प्रश्न आता है कि इसमें से किस स्केल के द्वारा, किस पैमाने के द्वारा क्या चीज नापी जाती है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग न्यूज में देखते हैं तो रिक्टर स्केल देखते हैं, ठीक है, आप लोग को सभी को याद होगा कि 9.8, 8.2 रिक्टर स्केल का उसकी इंटेंसिटी लिख देते हैं वहां पे, जबकि वो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसको अब हम आगे समझते हैं। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, जो रिक्टर स्केल है ये आपका मैग्नीट्यूड को नापता है और इसकी रेंज रखी गई है 0 to 10। आपने देखा होगा बोलते हैं 1.2 रिक्टर स्केल, ठीक है, या 3.5 रिक्टर स्केल, या फिर 8.5 या 8 रिक्टर स्केल, ऐसे नाम सुना होगा आपने। और आगे लिख देते हैं इतनी तीव्रता का भूकंप आया है, जबकि असलियत में है इतने परिमाण का भूकंप आया है। एनर्जी यहां पर जो है मेजर करी जाती है, और ये जो मेजरमेंट का ये आपका स्केल बनाया गया है ये ओपन एंडेड है, यानी इससे भी ज्यादा अगर भूकंप आ जाए तो इस 10 को फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये ओपन एंडेड स्केल है, यानी इसके मैक्सिमम जो ये अधिकतम जो मान है, जो मैक्सिमम इसका जो स्केल है, इसको बढ़ाकर कितना भी किया जा सकता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है क्या नापा जाता है, इसके द्वारा एनर्जी जो रिलीज होती है, एनर्जी वो नापा जाता है। और गलती से हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि 2.2 तीव्रता का भूकंप आया, 1.2 तीव्रता का भूकंप, ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते सभी लोग? वो मैग्नीट्यूड, अगर आप हिंदू वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड लिखा हुआ मिलेगा। तो वही है कि जानकारी ना होने की वजह से न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसा लिख दिया जाता है। तो आपका जो रिक्टर स्केल है वो तीव्रता नहीं बताता है, वो परिमाण बताता है। और कोई पूछे परिमाण का मतलब, तो बोलिए कि मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा, मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बताता है। और इसमें जो रेंज रखी गई है वो रखी गई है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10, और बीच में भी है 1.2, 1.2 जितना भी है 10, 10 के उस पे इसको रखा गया है रेंज पे। और ये ओपन एंडेड है, यानी अगर अभी तक देखिए 9 पॉइंट समथिंग का आया हुआ है, अब अगर 10 पॉइंट समथिंग जो आज तक मेजर अभी नहीं हुआ है,
अगर उस पे भी आ जाए या 11 का आ जाए तो फिर क्या होगा कि इस स्केल को बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि एनर्जी को मापा जा सकता है, ठीक है। इफेक्ट को कैसे मापेंगे कि दो बिल्डिंग गिर गई, मान लीजिए ओशन के अंदर आ गया सेम एनर्जी का, तो कुछ नहीं नुकसान होगा, ठीक है। शहर के बीचों बीच में आ जा गया सेम एनर्जी का, तो इफेक्ट ज्यादा, इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। तो इसीलिए जो इम्पैक्ट की बात होती है, जब इफेक्ट इंटेंसिटी की बात होती है, तो उसको वहां पर सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी आपको सिर्फ मेजर करनी है, तो एनर्जी को मेजर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता ज्यादा होती है। और पॉइंट में भी निकाला जा सकता है कि कितना रिक्टर पैमाने पर कितना उसका मैग्नीट्यूड रहा, इसीलिए ये ज्यादा साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक ज्यादा है, और इसी का सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। मैक्सिमम इसी स्केल पर आपका हमेशा जब अर्थक्वेक आता है तो इसी को मेजर करके जो है आपका न्यूज में बताया जाता है कि जो आया है वो 5.5 रिक्टर स्केल पे था, लेकिन आगे गलती से मैग्नीट्यूड की जगह वो तीव्रता लिख देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसकी जो स्केल है, तो 0 से शुरू, 1 2 3 4 ऐसे करके अभी 10 तक बनाई गई, ठीक है। तो ये एक जो लॉग टेबल वाली स्केल होती है उसके आधार पर काम करता है। ये नहीं कि यहाँ पर अगर 10 है एनर्जी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 10 एनर्जी है तो 2 का मतलब 20 हो गया ना, और 20 के बाद ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ऐसा नहीं है। ये लॉग टेबल के तरह से काम करती है, और इसमें जो इंक्रीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक तो मैग्नीट्यूड, और जो ये ऐसे ऐसे चलती है ना, तो एक दूसरा कहलाता है आयाम, यानी उसकी जो वेव्स हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड क्या है उसको भी इसमें दिखाया जाता है। एम्पलीट्यूड, आयाम, यानी छोटा आयाम और ये बड़ा आयाम, ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड, और अगर ऐसे गई तो लार्ज एम्पलीट्यूड। तो देखिए स्केल में क्या चेंज होता है, ये 0 1 रिक्टर स्केल की बात हो रही, और 3, तो 0 से 1 या 1 से 2 जब आते हैं, मान लीजिए होला बोला कि यहाँ पर जो मतलब भूकंप आया वो 1 था, उसका मैग्नीट्यूड 1 था, और दूसरी जगह पर जो आया उसका मैग्नीट्यूड 2 था, 2 था। तो दोनों में अंतर कितना है, इसमें जो एनर्जी है रिलीज होने वाली, जो ऊर्जा है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो 32 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 32 गुना एनर्जी निकलेगी, 32 टाइम्स ग्रेटर एनर्जी निकलेगी। तो 1 से 2 में जाने का मतलब डबल नहीं होता है, जैसे लॉग टेबल के हिसाब से चलता है, तो इसमें इतनी तेजी से यहाँ पर इतना जब बढ़ता है तब जाकर 2 पे पहुंचता है। तो एनर्जी मान लीजिए यहाँ पर 10 जूल निकल रही है, तो यहाँ पर 320, ठीक है, नहीं, हाँ 320 ही हो जाएगा ना, हाँ 320 जूल, इतना डिफरेंस आ जाता है एनर्जी का। तो अगर एक स्केल भी ऊपर गया, ठीक है, और बोला जाता है ना कि 7 का वहां पर था, 8 का यहाँ पर आया, तो हम लोग को लगता है कि 70 अगर वहां पे निकली एनर्जी तो यहाँ पे 80 निकली होगी, नहीं, 32 टाइम्स ग्रेटर एनर्जी, 32 टाइम्स ग्रेटर एनर्जी निकलती है, इतना ज्यादा, क्योंकि ये इसका जो आपका ये स्केल होता है, ये लॉग टेबल या लॉगरिथमिक जो स्केल होती है उसके हिसाब से काम करता है, ये लॉग स्केल होती है, ठीक है। लॉग टेबल वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी 32 गुना बढ़ जाती है। अब मान लीजिए यहां पर से यहां पहुंच गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 320 इंटू 32, इतनी एनर्जी बढ़ेगी। सोचिए, अगर जहां पर बोला गया कि मैग्नीट्यूड और 3 मैग्नीट्यूड, 2 और 3 मैग्नीट्यूड के बीच में डिफरेंस इतने का आएगा, 32 गुना एनर्जी, ठीक है, इतना ज्यादा। और जो इसका आयाम होता है यानी एम्पलीट्यूड, वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। वो कितना बढ़ता है 10 गुना। तो जो वेव्स होती हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम 10 गुना बढ़ जाता है, 1 से 2 जाने पे, 2 से 3 जाने पे, और उसकी एनर्जी 32 टाइम्स ग्रेटर हो जाती है। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो असर बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और जो असर दिखाई देता है उसको बोला जाता है इंटेंसिटी। लेकिन रिक्टर पैमाने पर जो लिखकर आता है कि 2.1 रिक्टर तीव्रता का भूकंप, तो ये तीव्रता गलत है। 2.1 मैग्नीट्यूड परिमाण का भूकंप आया। तो आप लोग अब इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर रिक्टर स्केल पे दिखा रहा है तो वो तीव्रता नहीं बता रहा होगा, वो रिलीज एनर्जी बता रहा होगा, और उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। इंग्लिश वाले पेपर में देखिएगा, उसमें आपको मैग्नीट्यूड लिखा हुआ लगेगा कि 5.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 5.5 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। और हिंदी पेपर में लिख देते हैं कि 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। तो रिक्टर स्केल पे तीव्रता मापी ही नहीं जाती, रिक्टर स्केल पे नापी जाती है मैग्नीट्यूड, रिलीज्ड एनर्जी, मुक्त होने वाली ऊर्जा। और इसमें हमने बताया कि टेबल में अगर 1 का इंक्रीज हुआ, 2 से 3 पहुंचे, तो आपका जो ऊर्जा है, जो मैग्नीट्यूड है, वो 32 टाइम्स बढ़ जाएगा, 32 गुना बढ़ जाएगा। और जो उसका आयाम होगा, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा, वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? वहीं पर आपका जो मर्केली स्केल होती है वहां पर आते हैं। तो जो आपकी मर्केली स्केल होती है, ये जो है बताता है तीव्रता, इसको हिंदी में तीव्रता इंटेंसिटी बोलते हैं। इम्पैक्ट बताता है, इफेक्ट बताता है कि क्या प्रभाव रहा। तो हमने कहा वो अलग अलग हो सकता है। ओशन में आया जहां पर कुछ नहीं है और सुनामी भी नहीं बनी, तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और उतनी ही एनर्जी का भूकंप सिटी में आ जाए, दिल्ली में आ जाए, तो शायद उसका इम्पैक्ट, इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। और इसकी रेंज फिक्स रखी गई है। रेंज रोमन में है 1 से लेकर 12, और ये क्लोज्ड इंडेड है, इससे आगे इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। ये एक बंद पैमाना है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम ये दिया गया है ना 12, इसका मतलब होता है सर्वनाश। अगर इस तीव्रता का भूकंप आ जाए तो समझ लीजिए क्या होगा, धरती नष्ट, सर्वनाश, सब कुछ डिस्ट्रॉय। तो इसकी रेंज तीव्रता के नाप से, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने बताया कि इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। व्यक्ति वस्तुनिष्ठता कम होती है, इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। और उसकी वजह क्या है, हमने बताया ना कि ओशन में आ जाए 10⁷ और एक आपका दिल्ली में आ जाए, दोनों में एनर्जी सेम है लेकिन इम्पैक्ट अलग अलग हो जाएगा। और हमने बताया कि सेम उसका फोकस अलग हो जाए, एक 50 किलोमीटर की डेप्थ पे आ जाए और एक 700 किलोमीटर की डेप्थ पे आ जाए,
तब भी क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन क्या इफेक्ट सेम रहेगा? बताइए। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग जो देखते हैं रिक्टर स्केल पे वो मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि एनर्जी को मापा जा सकता है। उसको कंपेयर कर लेते हैं कि ये जो अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड कितने जो है अर्ग जूल के बराबर है, या कितने टीएनटी किलोटन टीएनटी के बराबर है, उसके आधार पर इसको मापा जाता है। तो आज के बाद आप लोग मैग्नीट्यूड और परिमाण लिखेंगे अगर रिक्टर स्केल लिख रहे हैं। और जो न्यूज में चलता है तो रिक्टर स्केल ही लिखा रहता है और तीव्रता गलत वहां पर लिखा जाता है। ठीक है, अब सब्जेक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है वो हमने आपको बताया। जैसे आपका प्री और मेंस, प्री का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। एक एक नंबर बताया जा सकता है कि कितने क्वेश्चन गलत और कितने कम, तो टोटल नंबर निकाल सकते हैं आप लोग। लेकिन मेंस में आपने आंसर एक ही लिखा और 10 टीचर चेक करेंगे तो 10 तरह के नंबर मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन आपकी प्री की कॉपी चाहे करोड़ों टीचर को दे दीजिए, ठीक है, और उसमें आपका नंबर सेम ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता ज्यादा होती है। और दूसरे वाले में सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में गए और 10 लोग के सामने इंटरव्यू देकर आएंगे, तो इंटरव्यू में भी आपकी सब्जेक्टिविटी रहती है कि आपको कितने नंबर मिलने वाले आपको पता नहीं रहेगा। इसीलिए आपको हम तैयारी सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? मेंस एग्जामिनेशन पे, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कहते हैं ना यार बहुत पढ़ाई करी फिर भी तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी ना। प्री में तो ऑब्जेक्टिविटी रहती है, तो जो ज्यादा पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन मेंस में कोई जरूरी नहीं है, जिसको आंसर राइटिंग नहीं आती है उसने चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त किया हो, कितना भी पीटी एक्सपर्ट हो, लेकिन वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता है। और उससे कम नॉलेज वाला बंदा जिसको आंसर राइटिंग आती है वो मेंस क्वालिफाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगातार 5 दिन तक सुबह 3 घंटे और दोपहर में 3 घंटे आंसर राइटिंग वहां पर करनी है। तो वैसे यहाँ पर मर्केली स्केल में सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि इम्पैक्ट आप बता नहीं सकते हैं कि किस जगह पर आ रहा है, किस डेप्थ पे आ रहा है। एनर्जी सब जगह सेम है, 10⁻7 है या 10⁻17 है, एनर्जी सब जगह सेम है। लेकिन हमने कहा कि एक जगह पर आ गया रेगिस्तान में, डिजर्ट रीजन में, एक भी बिल्डिंग नहीं है, कोई नुकसान नहीं, तो इंटेंसिटी कम। और वही हमने बताया कि भीड़ भाड़ वाले दिल्ली जैसे शहर में आ जाए, शंघाई में आ जाए और सेम एनर्जी का आ जाए, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। और ये क्लोज इंडेड बनाया गया है, ये बनाया गया है 1 से लेके 12। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर आगे हम समझते हैं। ठीक है, इतना लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि जो है रीजंस क्या होते हैं अर्थक्वेक आने के। चलिए इसको लिखना शुरू करते हैं साथ में। हेडिंग डालिए अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप, पहले एक फोटो बना लेते हैं, वही पहले बना चुके हैं आप लोग को। एक आपका ये है फोकस, ये है आपका उद्गम केंद्र, भूकंप नाभिक। देखिए कई नाम है, उद्गम केंद्र यानी भूकंप नाभिक यानी फोकस।
फोकस, या फिर इंग्लिश में एक और नाम है हाइपोसेंटर। और जहां पर सबसे पहले मेजर होगा आपका क्रस्ट पे, दैट इज नोन एज इपीसेंटर, यानी अधिकेंद्र। एक हाइपोसेंटर है और दूसरा इपीसेंटर। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए। अंतर्जनित बल द्वारा उत्पन्न, लिखते हैं हम लोग, अंतर्जनित, इंडोजेनेटिक, जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हो रहा है। अंतर्जनित बल द्वारा उत्पन्न आकस्मिक भू संचलन, सडन मूवमेंट, आकस्मिक भू संचलन, कॉमा, जिसके प्रभाव से, कॉमा ला के, जिसके प्रभाव से जिसके प्रभाव से भूपट पर, लिखा भी तो है, समझ, अच्छा लिखा हुआ नहीं पढ़ने में आता है क्या आप लोग? लिखते हैं थोड़ा बहुत, चलिए बोल देते हैं। अंतर्जलित बल द्वारा उत्पन्न आकस्मिक भूसंचलन, आकस्मिक भूसंचलन, देखिए स्क्रीन पे भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं देखकर। आकस्मिक भूसंचलन, कॉमा, जिसके प्रभाव से भूपटल पर कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से भूपटल पर कंपन उत्पन्न होते हैं, उसे भूकंप कहते हैं, कॉमा लगा के, उसे भूकंप कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए। द सडन अर्थ मूवमेंट, द सडन अर्थ मूवमेंट caused by endogenetic, genetic, endogenetic force, endogenetic force of earth, endogenetic force of earth, by which vibrations originate on crust, comma, is called earthquake, is called earthquake। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यद्यपि भूकंप एक प्राकृतिक क्रिया है, यद्यपि भूकंप एक प्राकृतिक क्रिया है, कॉमा, परंतु वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियों के कारण, अब ये देखेंगे कौन सी है,
मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी तीव्रता और परिमाण में इसकी तीव्रता और परिमाण में वृद्धि हुई है। इसकी तीव्रता और परिमाण में वृद्धि हुई है। देखिए, ऑल्दो, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल्दो earthquakes are natural process, although earthquakes are natural process, comma, but in present time but in present time the magnitude and impact of earthquakes are increasing. Magnitude and impact of earthquakes are increasing because of anthropogenic activities. Anthropogenic activities. ह्यूमन एक्टिविटीज को इसमें बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अब अगली हेडिंग डालिए, उद्गम केंद्र, फोकस। उद्गम केंद्र, फोकस। ठीक है, कभी पूछ सकते हैं न्यूक्लियस, तो भी समझ जाइएगा यही है। ठीक है, याद रखिएगा, कई तरह से नाम वो बनाकर पूछ सकता है। इसके बारे में लिखिए, जिस स्थान या बिंदु से स्थान या बिंदु से जिस स्थान या बिंदु से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए फोकस के बारे में। This is the center of point from which seismic waves, SEISMIC, seismic waves, from which seismic waves, this is the center of point from which seismic waves are originated. Seismic waves are originated. Next, epicenter, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र अगली हेडिंग है, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, लिख लीजिए। देखिए, थोड़ा बहुत हम इसलिए पहले देखिए पीएस वेव्स वगैरह हमने वहां पर ही लिखवा दिया आप लोग को, तो यहाँ दोबारा नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, अधिकेंद्र पृथ्वी के धरातल पर स्थित, पृथ्वी
के धरातल पर स्थित वो स्थान या बिंदु, वो स्थान या बिंदु जहां भूकंपीय तरंगे जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं, उसे उसे अधिकेंद्र कहते हैं, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और ये उसे अधिकेंद्र कहते हैं और ये उद्गम केंद्र से और ये उद्गम केंद्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है और ये उद्गम केंद्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, ईपी सेंटर the place or center of point, the place or center of point where seismic waves firstly reached where seismic waves firstly reached on earth crust is known as epicenter. It has shortest distance from focus. It has shortest distance from focus. देखिए, अब एकदम से अगर कुछ चीजें छोड़ी जाएं तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर सबसे पहले वो पहुंचेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अब मान लीजिए यहाँ पर आया भूकंप, तो यहाँ पर वेव पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा और सीधे सबसे पास वाला जो अर्थ क्रस्ट है वहां पहुंचने में सबसे कम, क्योंकि स्पीड तो सेम है ना प्राइमरी वेव्स की। तो इसी को बोला जाएगा आपका ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर और फोकस पे ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आ चुका है और हम नहीं चाहते कि आप लोग इसको गलत करिए। ठीक है, अगली हेडिंग आ लिए, नाभिकीय केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार। हेडिंग है, बोल देते हैं, लिख देते हैं, नाभिकीय केंद्र की के आधार पर भूकंप के प्रकार। इंग्लिश में लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ earthquake on the basis of
on the basis of depth of focus, on the basis of depth of focus। तो बस 3 लिख लीजिए ऐसे। कॉल कर दी थी, क्या हो गया? कॉल कर दी थी। अच्छा, हिंदी में लिख लीजिए। नाभिकीय केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार। नाभिकीय केंद्र की गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस। बस 3 लिखने हैं। हिंदी में इंग्लिश में एक साथ, बस और कुछ नहीं। फर्स्ट आपका कहलाता है शैलो फोकस, शैलो फोकस अर्थक्वेक, यानी छिछली गहराई, छिछली गहराई का भूकंप। और इसमें डेप्थ लिख लीजिए 0 से लेकर 50 किलोमीटर, 0 to 50 किलोमीटर। दूसरा आपका कहलाएगा इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, यानी मध्य गहराई का भूकंप, मध्यम या मध्यम गहराई का भूकंप। इसमें आपकी डेप्थ लिखिए 50 से 250 किलोमीटर, 50 to 250 किलोमीटर डेप्थ, 50 से 250 किलोमीटर। और तीसरा है आपका डीप फोकस अर्थक्वेक, डीप फोकस अर्थक्वेक, यानी अधिक गहराई का भूकंप। यह है आपका, इसमें डेप्थ लिखिए 250 to 700 किलोमीटर, 250 to, और देखिए इसी पे क्या है प्रश्न किस तरह से बनाएंगे अभी बताते हैं आपको। यानी कि 250 से 700 किलोमीटर गहराई। अब देखिए प्रश्न कैसे बना सकते हैं। हो सकता है वो किलोमीटर दे दें और हो सकता है वो सेंटेंस लिख दें कि द लोअर बॉर्डर इफ, कौन सा, अच्छा, अधिक गहराई का भूकंप 250 से 700 किलोमीटर, 250 से 700 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक होगा कि वो लिख देंगे कि फोकस की डेप्थ 0 से 50 है, तो कैसा है वो, शैलो फोकस का है, या फिर उन्होंने लिख दिए कि अगर जो फोकस है वो क्रस्ट में ही स्थित है, यानी वो मेंटल में नहीं है, तो फिर वो कैसा भूकंप होगा, वो फोकस कैसा होगा बताइए। शैलो। तो इस तरह से दे देगा। या फिर उसने लिख दिया कि जो फोकस पॉइंट है, जो उद्गम केंद्र है, वो एक्सथेनोस्फीयर में कहीं पर है, दुर्बल मंडल में कहीं पर है, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट। और या फिर वो देगा कि जो आपका फोकस है, ठीक है, जो उद्गम केंद्र है वो आपका निचले प्रवार में है, निचले प्रवार, यानी लोअर मेंटल।
ठीक है, तो लोअर मेंटल में होगा ये? नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो ये सेंटेंस गलत वहां पे होगा। तो उसमें लिखेंगे फिर कि मान लीजिए वो रेपटी जो आपकी डिसकंटिन्यूटी है वहां पर है, तो फिर क्या बोलेंगे, वो कहां पर है, कौन सा है उसका फोकस? हाँ, तो ये देखिए हमने कहा ना, अगर आपने केवल मान लीजिए यहां से पढ़ाई करी और आपने डिसकंटिन्यूटीज नहीं पढ़ी हुई है, तो फिर क्या हो जाएगा, आप वो वाला प्रश्न नहीं कर पाएंगे। अर्थक्वेक तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको ये सारी गहराई पता होंगी, ठीक है, लेकिन वो यूपीएससी क्या करेगा कि उन गहराई को ना देकर आपने जो लेयर्स पहले पढ़ी हैं उन लेयर्स के वहां पर इनको रख देगा और प्रश्न डाल देगा कि क्या जो लोअर मेंटल है, जो निचला प्रवार है, वहां पर भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र होगा अधिक गहराई में? तो नहीं होगा। तो इस तरह से सेंटेंस बनाकर वो प्री में क्वेश्चन पूछेगा। तो अब वो चीज यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन जो आपका ये बेसिक्स है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी बेसिक्स पे आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम डिस्कशन करते समय ही हमने आपको बता दिया कि कौन सी चीजें वैगनर नहीं बता पाए, कौन सी चीजें हैरी हेस नहीं बता पाए, और वो चीजें प्लेट टेक्टोनिक ने बता दी, तो वही उसमें सुधार हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया। वही पॉइंट्स आपको देखिए, बहुत अच्छा आंसर नहीं, हमने कहा ना 10 में से 6 नंबर चाहिए आपको, ठीक है, और 5 भी मिल गया तो आप बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। तो वो एट ए टाइम आपके दिमाग में वो पॉइंट्स आए कि नहीं, और जिसने वो सारे पॉइंट्स उस आंसर में लिख दिए उसको 5 से 6 नंबर, या और बढ़िया अगर अच्छे पॉइंट्स लिख दिए तो 7 नंबर तक मिल जाता है। और सिलेक्शन, सर ये जो आंसर्स हम लोग ने भेजे हैं सर इसको आप रिव्यू करेंगे क्या? हाँ हाँ, उनको आज हम सारे आंसर देखेंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग एक बेस्ट आंसर शाम तक फिर से लिखकर भेजिए, और अपने आंसर को पढ़ने के बाद, ठीक है, और आपको खुद अंतर पता चलेगा कि क्या है, और कल हम इस पे पहले डिस्कशन करेंगे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, फिर आप लोग खुद मैच करिएगा कि आपने वो सारे पॉइंट्स डाले हैं या नहीं। इवन आपको कल एक मॉडल आंसर भी, इसका मॉडल आंसर हम आपको कल देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भूकंप का परिमाण। अगली हेडिंग है हमारी भूकंप का परिमाण। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। इसको लिखिए, इसका तात्पर्य, भूकंप से, इसका तात्पर्य भूकंप से उन्मुक्त यानी रिलीज होने वाली, भूकंप से उन्मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा से, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऊर्जा की मात्रा से होता है। इसका तात्पर्य भूकंप से उन्मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा, तो ऊर्जा की मात्रा को ही अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऊर्जा की मात्रा से होता है। इंग्लिश में लिख लीजिए वाला पॉइंट, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट refers to the amount of energy released by earthquake। तो एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी को अंडरलाइन कर लीजिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी को, ये क्योंकि अभी तो आपको याद है, जब पूरा लिख लेंगे तो यही सारी चीजें फिर भूल जाने को रहती है।
अगला हेडिंग डालिए, भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इसमें लिखिए। इसका तात्पर्य भूकंप के प्रभाव से है। इसका तात्पर्य भूकंप के प्रभाव, और ब्रैकेट में चाहे इंटेंसिटी लिख, अच्छा ऊपर, हाँ हिंदी वाले इंटेंसिटी लिख लेंगे, इफेक्ट और इंटेंसिटी, इफेक्ट और इंटेंसिटी, तो ये भी वर्ड ढूंढ लीजिएगा। इसका तात्पर्य भूकंप के प्रभाव से है। इट रिफर्स टू impact or effect of earthquake, impact or effect of earthquake, ठीक है। और ये वाला फिगर चाहे बना लीजिएगा तो याद रहेगा, जो हमने एक समझाया था आप लोग को। एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, एक में फोकस कम गहराई पे है और दूसरे में फोकस अधिक गहराई पे। तो ये आपका फोकस है, यानी उद्गम केंद्र। एक में कम गहराई पे है, एक में ज्यादा गहराई पे, ठीक है। और दोनों से रिलीज होने वाली ऊर्जा यानी मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऊर्जा है 10 टू द पावर 7 जूल, टू द पावर 7 जूल। ऊर्जा है सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट जो पहला वाला है उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट या प्रभाव अधिक प्रभाव, सेम एनर्जी है लेकिन अधिक प्रभाव डालेगा ये, मोर इम्पैक्ट, मोर इफेक्ट या इम्पैक्ट। और वही सेम एनर्जी का जो ज्यादा गहराई पे है वो लेस इम्पैक्ट इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन, लेस इम्पैक्ट, कम प्रभाव। पहले की अपेक्षा वाले इसका प्रभाव कम होगा। इंटेंसिटी सेम, लेकिन वो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड डिफर करेगा तो इम्पैक्ट डिफर कर सकता है। तो इसका प्रभाव क्या है, कम प्रभाव दिखेगा आपको। बना लिया इसको, बन जाए तो बताइए, एक लाइन लिखवा देते हैं, उसी पे प्रश्न आता है, प्री में कई बार आ चुका है। नोट नीचे नोट लिखिए, इसी को लेकर नोट, और इसी नोट पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा कभी भी आपके प्री में प्रश्न आ सकता है। लिखिए, समान परिमाण के भूकंप की तीव्रता, समान परिमाण, इसको लाइन कर लीजिए, समान परिमाण के भूकंप की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। यही सेंटेंस बनकर आएगा, समान परिमाण के भूकंप की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। लिख लीजिए, द इंटेंसिटी में डिफर, द इंटेंसिटी में डिफर of earthquakes, the intensity may differ of earthquakes of
same magnitude, earthquakes of same magnitude। ये समझ में आया कि नहीं? जिसको ना समझ में आया बताए, हम फिर से इसको समझाएं हमने, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए इससे। फिगर एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, बना लीजिए। देखिए, जो कम गहराई पे है उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड यानी उनका ऊर्जा सेम है, और जो ज्यादा गहराई पे है तो वो कम प्रभाव डालेगा। हो गया। हो गया, चलिए। अब जो है एक सिंगल पेज लीजिए, और एक तरफ आप रिक्टर स्केल और दूसरी तरफ मर्केली। पेज में बीचों बीच में लाइन खींचिए। अब एक तरफ स्केल लिखिए, दूसरी तरफ केली, रिक्टर। रिक्टर पैमाना बोल, इसको रिएक्टर पैमाना बोलते हैं। तो रिएक्टर तो आपका वो जहां न्यूक्लियर का एनर्जी बनाई जाती है वो होता है। तो रिक्टर पैमाना, और दूसरी तरफ मर्केली स्केल। तो मर्केली पैमाना। तो पहला पॉइंट रिक्टर स्केल में लिखिए जो हमने बताया है, लिखते हैं। चलिए, पूरे में लिखेंगे तभी आप लोग को। इसमें पहला पॉइंट लिखिए रिक्टर के साइड में, इसके द्वारा भूकंप का परिमाण मापा जाता है। मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। इसके द्वारा भूकंप का, हम दोनों तरफ लिख रहे हैं लेकिन आपको इसी साइड लिखना है, ठीक है। इसके द्वारा भूकंप का परिमाण, और इसको लिख लीजिए मैग्नीट्यूड, हिंदी वाले। परिमाण मापा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए इसको। The magnitude of earthquake is measured by the magnitude of earthquake is measured by this scale, is measured by this scale। दूसरी चीज, इसका रेंज लिखिए। हिंदी में भी इसका रेंज ही इसको लिख लीजिए। रेंज कितनी होती है? रेंज कितनी रेंज बताई हमने इसकी? 0 to 10। ठीक है, अभी लेकिन 10 तक भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। बस याद रखिए 9 पॉइंट समथिंग लिखा रहता है, 0 to 10। तो इसका, और ये ओपन इंडेड है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज एन ओपन इंडेड स्केल। इट इज एन ओपन इंडेड scale। It means it means
the maximum value of this scale, it means the maximum value of this scale can be can be increased. It means the maximum value of this scale can be increased. हिंदी में लिखिए, ये बंद सिरा यानी, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो बगल वाले का, ये खुले सिरे, यही है, ये खुले सिरे, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये खुले सिरे वाला पैमाना है, ये खुले सिरे ओपन एंडेड वाला पैमाना है, जिसके अधिकतम मान बढ़ाया जा सकता है। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना उसका उस हिसाब से उसको मार्किंग करके, मान लीजिए एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई 11 के आसपास, तो 11 दे दिया जाएगा कि रिक्टर पे उसका मैग्नीट्यूड 11 था इस बार, तो मान को बढ़ाया जा सकता है, जिसका अधिकतम मान को बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, इट हैज objectivity, it has objectivity, so it is more scientific, it has objectivity, so it is more scientific and more used इंग्लिश में लिख लीजिए, इसमें वस्तुनिष्ठता लिख देते हैं हिंदी में, तब लिखिए आप लोग, इसमें वस्तुनिष्ठता ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑब्जेक्टिविटी, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, अतः ये ज्यादा वैज्ञानिक होता है, अतः ये ज्यादा वैज्ञानिक होता है, क्योंकि एनर्जी तुरंत जो है उसको मेजर करके तुरंत बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी है और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे उसको रख सकते हैं, तो अतः ज्यादा वैज्ञानिक होता है और सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, और सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब एक फोटो इसी में बना लीजिए, इसी साइड में बनाइएगा रिक्टर स्केल में। ठीक है, फोटो स्केल की बना लेते हैं, तो आप लोग को ये मान लीजिए स्केल है, उसी साइड बनाइएगा जिस साइड आपका, ये आपका 0, ये 1, ये 2 और ऐसे ही आगे। तो जब हम 1 से 2 पे जाएंगे, when we go through 1 to 2, ठीक है, तो 1 से 2 पे जाएंगे तो ऊपर वाले में एनर्जी
या फिर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड को बढ़ते हुए दिखाएंगे, यानी परिमाण को। परिमाण कितने गुना बढ़ेगा? 32 टाइम्स, 32 गुना। वृद्धि 32 गुना वृद्धि हो जाती है। किसमें? परिमाण में। परिमाण यानी कि ऊर्जा में। तो ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो ऊर्जा में इतनी ज्यादा, तो अगर कहीं पर एक आया है और दूसरी जगह पर 2 मैग्नीट्यूड का आया है तो वहां पर एनर्जी उससे 32 टाइम्स ज्यादा होगी। और वहीं दूसरी तरफ जो उसका आयाम है, एम्पलीट्यूड है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? आयाम, एम्पलीट्यूड। वो 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, 10 गुना वृद्धि होगी उसमें। उसमें वृद्धि होगी आपकी 10 गुना, 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा। इसी पे प्रश्न आएगा प्री में, ठीक है, कि कितने टाइम्स एनर्जी बढ़ती है, मैग्नीट्यूड कितना बढ़ता है और एम्पलीट्यूड कितना बढ़ता है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा। एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स, एनर्जी 32 टाइम्स। और एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर आपने थोड़ा सा भी सही से रिवाइज नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा और माइनस मार्किंग की वजह से और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं चीजों पे प्रश्न बनता है, इसीलिए आपको बताते चल रहे हैं कि इसी जितने पॉइंट्स लिखा रहे हैं, ठीक है, इन पर ही उठाकर वो प्रश्न बना देगा आपको, ये जान लीजिए प्री का। ठीक है, तो नीचे अब लिख लीजिए, इसमें बन गया, थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि जिनका नहीं बना है वो बना लें। बन जाए तो बताइएगा, फिर हम इसका पॉइंट लिखवा देते हैं। तो इसमें जो इंक्रीज हो रही है ना, वृद्धि हो रही है, ये बिल्कुल लॉग टेबल की तरह हो रही है। लॉग टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसीलिए इसको लॉगरिथमिक स्केल बोला जाता है। ये 1, 20, 100 इस तरह से नहीं बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ रहा है। आप लिखवाएं, चलिए लिखिए, इंग्लिश में लिखिए पहले। इट इज अ logarithmic scale full stop if it increases by 1 if it increases by 1 comma the amplitude of seismic waves increase by 10 times, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 10 times amplitude of seismic wave increase by 10 times and the magnitude ब्रैकेट में एनर्जी increases by 32 times। तो मैग्नीट्यूड 32 टाइम्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैग्नीट्यूड या एनर्जी।
और जब एम्पलीट्यूड की बात आएगी वो आपका 10 टाइम्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस पर ही आपका प्री का प्रश्न हम बनाकर आपको देंगे। हिंदी में लिखिए, ये एक लॉग। सर मेरा छूट गया था। हाँ हाँ, काहे में, इंग्लिश में या हिंदी में? वो सर जो रिएक्टर बना है और ये मर्करी परमाणु, हाँ हाँ, सर ये पूरा छूट गया था, हमें कॉल कर गई थी। अच्छा अच्छा, कॉल कट गई थी। तो यस सर, जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है। कहाँ से पूरा ही छूटा हुआ है ना? यस सर, पूरा ही छूटा हुआ है। तो जो है कोई बता दे कितना लाइन छोड़ दे, ताकि उसको अभी हम लोग फोटो भेज देंगे तो आप लिख लीजिएगा फिर, है ना? हाँ, तो कितने लाइन छोड़ दिया जाए बता दीजिए। आधा पेज। आधा पेज। अच्छा, आपने वो बीच में स्केल तो खींच ली थी ना, रिक्टर स्केल और मर्केली यस स्केल? सर, यस सर, यस सर, तो जो आपका यस रिक्टर सर। स्केल वाला है उसमें हाफ पेज यानी कि 5वां पॉइंट तक छोड़ दीजिए। लाइंस ठीक है बता सर। दीजिए जरा, कितनी लाइंस छोड़ दें, हाफ पेज मत बताइए। तो जा लेकिन वैसे आप लोग का तो विदाउट रूल होगा ना, तो 50, हाँ, हाफ पेज छोड़ दीजिए। और फिर जो ये लिखवाने जा रहे हैं इसको लिख लीजिए, और फिर अभी फोटो भेज दी जाएगी तो उसके ऊपर का आप लिख लीजिएगा। और अगर नहीं ठीक है, लिख पाए तो फिर हमें बताइएगा, हम आपको फोटो भेज देंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी क्या आपकी तरफ? यस सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब सोचिए, इसीलिए वीडियो क्लास जो होती है ना उसके लिए तो और ज्यादा स्पीड चाहिए रहती है। इस वाले में तो फिर भी कम से कम आपकी स्पीड बनी रहती है। अगर हम वीडियो क्लास चलाएंगे तो उसके लिए तो वही है ना कि घर पे कनेक्टिविटी और ज्यादा वो चाहिए रहती है फिर। चलिए कोई बात नहीं, आपको भेज दिया जाएगा। और देखिए रिकॉर्डिंग तो है ही है, ठीक है? तो जहां पर, और ये चीज समझा चुके ही हम आपको, जो लिखवाया है हमने आपको समझा चुके हैं, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है, भेज दिया तो उतना छोड़ दीजिए। अब लिखिए ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 है, इसको लिख लीजिए पहले इस तरफ, लेफ्ट साइड में रिक्टर स्केल की तरफ ही लिख लीजिए, है ना? लिखिए, ये एक लॉगरिथमिक, ऐसे लॉगरिथमिक, जो लॉग टेबल होती थी वही है। ये एक लॉगरिथमिक पैमाना है। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ हाँ, वही लघु गणक। तो हमने कहा लघु गणक लिखेंगे तो जो थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो लॉगरिथमिक या ब्रैकेट में लघु गणक पैमाना भी लिख सकते हैं। लघु गणक, ठीक है? ये लॉगरिथमिक पैमाना या लघु गणक पैमाना है। हिंदी तो मुझे भी याद नहीं आ रही थी, जब आपने बताया तो याद आ गई। ये एक लॉगरिथमिक या लघु गणक पैमाना है यदि इसमें यदि इसमें 1 लिखिए, 1, ऐसे 1, ठीक है? एक मत लिखिएगा, 1 की वृद्धि होती है, की वृद्धि होती है, तो तो भूकंपीय तो भूकंपीय तरंगों के आयाम तो भूकंपीय तरंगों आयाम, ब्रैकेट में एम्पलीट्यूड, आयाम की इंग्लिश में लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा तरंगों के आयाम, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में, आयाम में 10 गुना की वृद्धि, 10 गुना वृद्धि। और इसको 10 गुना वृद्धि को आप अंडरलाइन कर लीजिए। 10 गुना वृद्धि एवं एवं परिमाण एवं परिमाण
परिमाण ब्रैकेट में उन्मुक्त ऊर्जा एवं परिमाण में 32 गुना 32 टाइम्स 32 गुना की वृद्धि होती है। 32 की वृद्धि होती है। स्क्रीन चली गई, एक सेकेंड। इसका एक डायग्राम दिखाते हैं इसका एक। अर्थक्वेक कहाँ चला गया? ये रिक्टर स्केल। ये देखिए, रिक्टर स्केल में इफेक्ट फिर दिखा है। मैग्नीट्यूड अगर 2 से कम है तो वो कैसा है? बहुत ही छोटा है, माइक्रो है, ठीक है, और ये फील भी नहीं होगा आपको। ठीक है, और वहीं देखिए फिर मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, 9.9 भी जो आया है, बिल्कुल शानदार, डिवास्टिंग, बिल्कुल सर्वनाश की बात हो रही है। ठीक है, और ये 1000 माइल्स, हजारों किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाता है। और 10+ वाला जो है अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये देखिए, ठीक है, मॉडरेट है हमारा 5 से 5.9, देखिए, ठीक है, डैमेज तो होता ही है, ठीक है। जब ये वाला आता है ना 5.9 या 5 के बीच में, तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं। तो भारत में तो अगर ये भी आ जाए तो आधे से ज्यादा घर गिर जाएंगे। ठीक है, ये हाल है हमारे यहाँ का। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है 160 किलोमीटर तक ये पॉपुलेटेड एरिया को नुकसान पहुंचा सकता है। 7 से 7.9, ठीक है, इट कैन कॉज सीरियस डैमेज ओवर लार्ज एरियाज। फिर ग्रेट आपका है 8 से 9 के बीच में, ठीक है। और देखिए 10+ अगर होता है, देखिए ओपन इंडेड है, अभी इसको 10+ पे छोड़ दिया गया है। दिखाई दे रहा है सभी को? हिंदी वाले भाई इसी में देख लें, नजर आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो इसी में देख सकते हैं, ये ओपन एंडेड 10+ पे छोड़ दिया गया है इसको। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने ये रखा है। ठीक है, एक और दिखाते हैं इसी तरह कि कितने भूकंप आते हैं, उसमें से कितने किस स्केल पे आते हैं, तो उसका एक आइडिया आपको दिखाते हैं। देखिए, नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स पर ईयर, पूरे विश्व में लगभग ये देखिए 1 लाख के आसपास भूकंप, देखिए 10 लाख, तो सोचिए हर साल लगभग 10 लाख भूकंप आते हैं। ठीक है, उसमें से अलग अलग मैग्नीट्यूड का दिया हुआ है कि लो मैग्नीट्यूड के इतने होते हैं, फिर उससे हाई, और इधर एनर्जी दी हुई है राइट हैंड साइड में। 56 kg आपका एक्सप्लोजिव अगर जलाया जाएगा तो उतनी एनर्जी सबसे नीचे वाले में देखिए दिया हुआ है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिक्टर पैमाना दिया हुआ है कि 2 के कितने हैं उसमें। अगर 10 लाख हैं उसमें से 2 मैग्नीट्यूड के कितने, 3 के कितने हैं लगभग, 4 के कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के पास। अब जो चिली में 1960 में आया है वो 9.8 के आसपास था। ठीक है, और उसके बाद से अभी इस तरह का कोई मेजर नहीं किया गया है। अगर बात की जाए 5 से 6 के बीच में, तो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क 1884। ठीक है, उसके बाद देखिए अलास्का में जो 9 पॉइंट से ऊपर वाले हैं वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, अलास्का में और
चिली में, ठीक है, ये देखिए। और 8 से 9 के बीच का अगर देखा जाए तो वो अभी हम आगे लिखवाएंगे आपको इन सबको। क्राकाटोवा इरप्शन, ये आपका इंडोनेशिया में, ठीक है, ये आ चुका है। तो ये ऊपर को ग्राफ ये दिखा रहा है कि कितने हाई मैग्नीट्यूड के कितने भूकंप आते हैं हर साल। तो देखिए 9 के आसपास पहुंचते पहुंचते भूकंप की संख्या कितनी हो गई, 1। 7 से 8 के बीच के भूकंप की संख्या हर साल कितनी है, 3। और 6 to 7 की 20, ठीक है। और आपका 6 to 7 की 20, 5 से 6 के बीच 200 अर्थक्वेक हर साल आते हैं। और सोचिए 5, आपको ये देखिए 6 से 7 की अगर इंटेंसिटी की बात करी जाए तो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था उसके बराबर होती है इसकी इंटेंसिटी, उतनी एनर्जी इसमें रिलीज होती है। अगर आपका मैग्नीट्यूड 6 से 7 के बीच में है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था उसके बराबर एनर्जी रिलीज हो रही है, सोचिए ये जो। और इधर देखिए 7 to 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में अगर मैग्नीट्यूड है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट यूएस ने जो किया उसके बराबर एनर्जी इसमें रिलीज होती है, सोच लीजिए। इधर की तरफ एनर्जी दी ही है, देखिए 56 बिलियन केजी आपका आप एक्सप्लोजिव जलाएंगे, कितना, 56 बिलियन केजी, पता नहीं कितने हजारों लाखों टन आप जलाएंगे, उतनी एनर्जी रिलीज होगी अगर 7 to 8 के बीच में है, ठीक है। और हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर अगर देखा जाए तो वो किस रेंज में आ रहा है आपका, 6 से 7 मैग्नीट्यूड में आ रहा है, देखिए इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, ये सोच लीजिए। नीचे बाकी सब नॉर्मल है आपका, ठीक है। ये आपका देखिए 2 से 3 के बीच में कितनी एनर्जी है, मॉडरेट लाइटनिंग, जो आपका तड़ित वगैरह गिरते हैं, बिजली वगैरह गिरती है, उतनी एनर्जी इसमें रहती है। तो टोटल 10 लाख, उन 10 लाख में से 2 से 3 के बीच वाले 1 लाख, और 3 से 4 के बीच में 12,000 भूकंप हर साल आते हैं। 4 से 5 मैग्नीट्यूड के 2,000 आते हैं। 5 से 6 मैग्नीट्यूड के 200 भूकंप लगभग आते हैं। 6 से 7 मैग्नीट्यूड के लगभग हर साल 20 भूकंप आते हैं। और 7 से 8 मैग्नीट्यूड के 3 और 8 से 9 का हर साल एक भूकंप का एवरेज लिया गया। ये दिखाई दिया आप लोग को? तो आप लोग को पता भी नहीं कि हर साल कितने भूकंप आते हैं। ठीक है, ये एक सर्वे है, इसको आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की नहीं, आपको समझाने के लिए हमने केवल यहाँ पर इसको ऐसे रख दिया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अभी हिरोशिमा और क्राकाटोवा वोल्केनिक इरप्शन ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट है किसी को तो पूछ ले। किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो कोई पूछेगा, हाँ या ना? नो डाउट सर। चलिए, तो देखिए थोड़ी सी चीजें और बता देते हैं, तब हम नेक्स्ट टॉपिक फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है इसीलिए हमने टेस्ट पोस्टपोन किया, आज थोड़ा सा काम था, आज ऑफिस बंद था, तो हमने कहा कि थोड़ा सा काम ही कुछ कर लेते हैं। वहां पर हमारे कोचिंग का जो मीटर नया लगना है उसी के कनेक्शन के लिए आज ऑफिस जाना है। तो अब हम इसके बाद जो देखेंगे वो देखेंगे कि कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, फैक्टर्स, यानी भूकंप के कारण क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा बता देते हैं और कल डिटेल में इनको पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए पहला कारण तो भूकंप का सबसे पहला सबसे मेन रीजन होता है वो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज। विवर्तनिक क्रियाएं, और इसमें हम सब देखेंगे कल। एक हमने देखा था अपसरण,
ठीक है, यानी कि डाइवर्जन। एक हमने देखा था अभिसरण यानी कन्वर्जन। एक हमने देखा था कंजर्वेटिव या ट्रांसकरेंट फॉल्ट यानी संरक्षक, जब एक दूसरे से पैरेलल दो ब्लॉक चल रहे हैं। इन सब की वजह से सबसे ज्यादा भूकंप इसी वजह से आते हैं। देखो टेक्टोनिक जो प्रोसेस चल रही है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही जो है बताती है कि भूकंप के मेन कारण क्या है। तो सबसे पहला रीजन है आपकी ये विवर्तनिक क्रियाएं, जहां पर दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, दो प्लेटें दूर जा रही हैं या अगल बगल चल रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी की क्रिया। तो अगर छोटा मोटा ज्वालामुखी आया तो शायद भूकंप ना आए, लेकिन ज्वालामुखी अगर बहुत बड़े लेवल पर ज्वालामुखी क्रिया होती है तो आसपास के क्षेत्रों में भूकंप भी आता है। तो ये भी नेचुरल प्रोसेस है ना, ये भी तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और एक तीसरा हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से आता है, उसको बोलते हैं आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस। आइसोस्टैटिक इम्बैलेंस, समस्थिति असंतुलन। इसके बारे में किसी ने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा, ठीक है। देखिए होता क्या है, आपकी अर्थ एक बॉल की तरह है। अब कहीं पर आप वहां पे रिजर्वायर बना रहे हैं, कहीं पर मिट्टी खोद रहे हैं, तो अर्थ तो घूम रही है। तो जब आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे या प्रेशर रिलीज करेंगे तो अर्थ अपने आप को फिर से बैलेंस करती है। तो इसीलिए मेट्रो वगैरह जो बनाई जा रही है उसके लिए मिट्टी वगैरह हटाई जाती हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी अर्थ फिर अपने आप को फिर से आइसोस्टैटिक पोजीशन में लेकर आती है, अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेकर आती है। और तब क्या होता है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं, क्योंकि कहीं पर आप दबाव में कमी कर रहे हैं, कहीं पर दबाव बढ़ा रहे हैं। जब आप रिजर्वायर बनाते हैं, जलाशय बनाते हैं, तो पानी इकट्ठा करते हैं तो वहां पर दबाव बढ़ जाता है। तो पूरे जो अर्थ का पूरा बैलेंस है वो गड़बड़ होने लगता है। जैसे बॉल है, आप एक कैनवस की बॉल ले लीजिए और यहाँ पर उसके ऊपर कुछ चिपका दीजिए मोटा सा, और फिर उसको घुमाइए, तो इसकी वजह से बॉल सीधी नहीं घूमेगी, मतलब जैसे नॉर्मल घूमनी चाहिए। या फिर एक कैनवस की बॉल लीजिए और उसमें से इतना पार्ट हटा दीजिए, तब भी बॉल फिर उस तरीके से राउंड एंड राउंड नहीं होगी जैसी वो नॉर्मल स्फीयर में राउंड एंड राउंड घूम रही होती। तो अर्थ के साथ भी ऐसा है, आप कहीं से उसमें मिट्टी निकाल देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, कहीं से उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, डैम बना देते हैं, साथ ही साथ वहां पे पानी इकट्ठा कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अर्थ जो घूम रही है, रोटेट कर रही है, उसका बैलेंस गड़बड़ होने लगता है। और ज्यादा बैलेंस गड़बड़ होगा तो फिर क्या होगा, जो आपका वो एक्सिस है वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, और इसी वजह से फिर अर्थ क्या है, अपने आप को फिर से बैलेंस करती है, आइसोस्टेसी में लेकर आती है। तो ये जो असंतुलन हम लोग पैदा कर रहे हैं ना, इसी की वजह से आप पेड़ भी काटते हैं ना तो वहां पर प्रेशर रिलीज हो जाता है, जो वहां पर अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो दबाव पड़ रहा था उसमें कमी आती है। आप रोड बनाते हैं तो दबाव में वृद्धि होती है, आप मेट्रो के लिए मिट्टी हटाते हैं, खोदते हैं, तो दबाव में कमी आती है, प्रेशर डिक्रीज करता है। इन सब वजहों से फिर अर्थ अपने आप को फिर से वो स्टैटिक पोजीशन में लेकर आती है, इक्विलिब्रियम में लेकर आती है, और उसकी वजह से भी क्या होता है, भूकंप की घटनाएं होती है। अब देखिएगा, इसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। एक तो ये समझ में आया, कल अभी इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, समझ में तो आएगा ही। उसके अलावा मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड, ठीक है। अगर सिर्फ फुटबॉल के बराबर, फुटबॉल या फिर मुश्किल से 100-200 मीटर का एक उल्कापिंड गिर जाता है कहीं पर, तो आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आता है। पहली बात तो क्या होता है, मैक्सिमम जो मेटेराइट्स होते हैं वो रास्ते में ही फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उनको जलाकर राख कर देता है,
ऊपर से लगभग 1 किलोमीटर डायमीटर के आते हैं और इन्वायरमेंट में 200 किलोमीटर की दूरी पार करते करते जलकर राख हो जाते हैं और छोटे टुकड़ों के रूप में गिरते हैं। तो हमारा इन्वायरमेंट मेटेरॉइड से भी हमें बचाता है। ये सोच लीजिए, ये फ्रिक्शन अगर खत्म हो जाता तो मेटेरॉइड्स आते और सीधे बिना जले बिना छोटे हुए हमारे अर्थ पे टक्कर मार देते। ये सोच लीजिए, लेकिन वही है कि बहुत बड़े साइज का मेटेरॉइड आएगा तो वो जल कर राख होते होते भी बड़ा रहेगा, और अगर वो आकर टकराता है तो फिर भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियर एक्टिविटी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये है आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी जो है भूकंप आता है। या फिर हम लोग जो आज खनन करते हैं, खान बनाते हैं, कोयले की खान, हर चीज की खान, तो क्या होता है, वो खान कभी कभार कोलैप्स कर जाती है। क्यों? खान होता क्या है, देखिए ये आपकी अर्थ क्रस्ट है और कोल आपका यहाँ पर है। तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ से रास्ता बनाते हैं और इस तरह अंदर खान बनती है। तो कभी कभार ये खान गिर जाती है। तो खान जब गिर जाती है तो बस आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके, इवन आपके घर के आसपास या आपके घर के आसपास कहीं किसी के घर की छत भी टूट रही है और गिरती है तो आपको हल्के से भूकंप के झटके, वो एक तरह का एक रीजनल लेवल पे, एक क्षेत्रीय है। तो अगर खान बहुत बड़े लेवल पे है, कभी कभार कुछ खानें होती हैं 1-1 किलोमीटर लंबी और वो धंस जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, तब भी जो है आपको लोकल एरिया में, और ये किस में आपका, ये मानवीय गतिविधियों में आएगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में आएगा। तो इन सब कारणों से हमारे भूकंप आते हैं। ठीक है, तो इनको कल हम देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में भूकंप कहां कहां पर आते हैं, पूरे ग्लोब पर देखेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा जल्दी इसीलिए छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा काम है। ठीक है, कल टेस्ट भी होगा आप लोग का, याद रखिएगा। ठीक है, तो कल टेस्ट भी होगा आपका इसी वजह से। चलिए, किसी कुछ पूछना है? सर जैसे सर मेंस के कुछ क्वेश्चन है, जैसे सर हम लोग को मिले तो सर हम लोग ग्रुप में डाल सकते हैं? हाँ हाँ, आप प्री और प्रैक्टिस मेंस के लिए। देखिए, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उस टॉपिक सर। से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे आप डाल रहे हैं इस समय ना, तो बहुत सही है। इसी बहाने देखिए, और एक काम और करिएगा आप लोग, जैसे आप पुराने क्वेश्चंस अब सॉल्व, देखिए हमने कहा ना कि जो आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया गया उसको सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग करनी है, और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है पहला पॉइंट तो हमने मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक का उसमें दिया है, 2 ऐसे पॉइंट होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो उनको भी पढ़िए और उनके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उनसे अपने नॉलेज को इनहेंस करिए। अब आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ना है, और इसी समय वो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज इनहेंस होगा। और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लगे, देखिए यही है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे क्या करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को चुप्पे से अलग कहीं पर अपने नोट्स में लिख लेंगे और वो नोट्स उनके अपने खुद के रहेंगे। तो नोट्स को अपडेट भी इसी तरीके से कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग ये काम भी अब करते चलिए, साथ ही साथ नोट्स को एक्स्ट्रा अपडेट करते हुए चलिए साथ में। ठीक है, समझ में आया हमने क्या बताया? यस सर।